हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी ऑनलाइन क्लास है साइंस की। लास्ट टर्न पे हमने आपके जो सैटरडे वाले डाउट्स थे उन सारे क्वेश्चंस को डील किया था, उन सारे क्वेश्चंस को समझने की कोशिश की थी। तो और उससे पहले हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था जो कि है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो एक क्विक रिविजन करते हैं और फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इस चैप्टर में हमने जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था वो था नेचुरल फाइबर यानी कि प्राकृतिक रेशे। ये ऐसे रेशे होते हैं जो कि हमें जानवरों से या फिर पौधों से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, वुल हो गया या फिर जूट हो गया। फिर हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर यानी कि मानव निर्मित रेशे। ये क्या होते हैं? ये ऐसे रेशे होते हैं जो कि ह्यूमन मेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेयॉन है, पॉलिस्टर है, नाइलॉन है, ये सारे क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स है। फिर हमने पढ़ा था मोनोमर और पॉलीमर। सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो पॉलीमर से मिलके बनता है और पॉलीमर जो है वो मोनोमर से मिलके बनता है। क्या होता है पॉलीमर? पॉलीमर जो है वो एक बड़ी इकाई होती है, मतलब एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है जो कि बहुत सारे छोटे इकाइयों से मिलके यानी कि बहुत सारे मोनोमर से मिलके बनता है। पॉलीमर एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो कि बहुत सारे मोनोमर से मिलके बनता है। मोनोमर को हम छोटी इकाई कहते हैं और पॉलीमर को हम बहुलक कहते हैं। अब वो जो प्रोसेस है जिससे कि बहुत सारे मोनोमर्स मिल करके कंबाइन होकर के फिर पॉलीमर बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलकीकरण कहते हैं। क्या होता है पॉलीमराइजेशन? ये उस प्रोसेस का नाम है जिसमें कि बहुत सारे मोनोमर्स आपस में कंबाइन होकर फिर पॉलीमर बनाते हैं। मोनोमर्स जो हैं वो सेम काइंड के भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट काइंड के भी हो सकते हैं। ये जो मोनोमर है उसमें सारे एटम्स सेम काइंड के हैं और यहाँ पे जो है वो डिफरेंट काइंड के हैं। फिर हमने पढ़ा था कपास के बारे में। कपास को इंग्लिश में सेल्यूलोज कहते हैं जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है। इसकी यूनिट क्या है यानी कि मोनोमर क्या है इसके लिए? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो मोनोमर है और सेल्यूलोज जो है उससे ग्लूकोज से मिलके बना हुआ पॉलीमर है। बहुत सारी ग्लूकोज की छोटी छोटी यूनिट्स जो है वो कंबाइन होती हैं और फिर क्या बनाती हैं? सेल्यूलोज बनाती हैं। इसके बाद जो हमने अगला टॉपिक पढ़ा था वो था टाइप्स, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इसमें हमने सबसे पहले रेयॉन के बारे में पढ़ा था। रेयॉन जो है वो पहला आर्टिफिशियल फाइबर है। रेयॉन को बनाने के लिए वुड पल्प या कॉटन लिंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वुड पल्प मतलब लकड़ी की लुगदी और कॉटन लिंटर्स मतलब कॉटन का जो प्लांट होता है उसमें जो सीड होती है, उसका जो बीज होता है, उसे बहुत ही पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अटैच होते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं? कॉटन लिंटर्स कहते हैं। अब ये समझते हैं कि रेयॉन बनता कैसे है। रेयॉन का जो रेयॉन जो बनता है वो सेल्यूलोज से बनता है और सेल्यूलोज क्या है? नेचुरल फाइबर। मैंने अभी आपको बताया नेचुरल पॉलीमर है सेल्यूलोज। तो रेयॉन जो है जब वो एक नेचुरल पॉलीमर से मिलके बन रहा है तो रेयॉन जो है वो सिंथेटिक कैसे हो गया? ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो रेयॉन को हम सिंथेटिक फाइबर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बनने का जो प्रोसेस है वो सेम है। जिस तरीके से अगर कोई और सिंथेटिक फाइबर बनता है उसी तरीके से रेयॉन भी बनता है। तो इसलिए रेयॉन को भी क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर ही कहते हैं क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग किसी और सिंथेटिक फाइबर के ही जैसी है। बनता कैसे है ये? हम सबसे पहले सेल्यूलोज को लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्लांट से मिलता है सेल्यूलोज। फिर उसके बाद उसको प्योरीफाई करते हैं, कुछ केमिकल्स के साथ ट्रीट करते हैं और फिर हमें बहुत ही गाढ़ा शहद की कलर का एक लिक्विड, एक सोल्यूशन मिलता है जिसको कि हम विस्कोस कहते हैं। क्या करते हैं? सेल्यूलोज को लेते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं, केमिकल्स के साथ ट्रीट करते हैं और फिर हमें एक शहद की तरीके का हनी कलर्ड सोल्यूशन मिलता है जिसको कि हम क्या कहते हैं? विस्कोस कहते हैं। फिर हम इस विस्कोस को स्पिनर रेट के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। स्पिनर रेट क्या होता है? एक प्लेट के तरीके का स्ट्रक्चर है या फिर शावर हेड के तरीके का स्ट्रक्चर है जिसमें कि बहुत सारे छेद होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो विस्कोस हमें मिला है उसको हम स्पिनर रेट से फॉलो करवाते हैं यानी कि उसके थ्रू पास करवाते हैं। स्पिनर रेट क्या होता है? एक प्लेट के तरीके का या एक शावर हेड के तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं और उससे ये जो फाइबर्स है वो दूसरी साइड में निकल जाएगा।
इस तरीके से जो हमें अभी प्रोडक्ट मिला है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो उसको हम हार्ड करते हैं, उसको हम कड़ा करते हैं। कैसे करते हैं? उसको एक सल्फ्यूरिक एसिड का बाथ देते हैं, मतलब एक सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन रहता है और उसके थ्रू उसको पास करते हैं, और फिर फाइनली उसको रेयॉन के यार्न में यानी कि रेयॉन के धागों में स्पन किया जाता है, बुनाई की जाती है उसकी। फिर से समझते हैं कि रेयॉन कैसे बनता है। सबसे पहले सेल्यूलोज लेते हैं, उसको प्योरीफाई करते हैं, केमिकल्स के साथ ट्रीट करते हैं। फिर हमें एक बहुत ही हनी कलर का गाढ़ा सा लिक्विड मिलता है जिसको कि हम विस्कोस कहते हैं। फिर इस विस्कोस को स्पिनर रेड से पास करवाया जाता है। स्पिनर रेड क्या है? प्लेट के तरीके का स्ट्रक्चर है या फिर शावर हेड के तरीके का स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं जिससे कि विस्कोस को पास किया जाता है। उसके बाद जब यहाँ से विस्कोस निकलता है उसको सल्फ्यूरिक एसिड का बाथ दिया जाता है, और फिर उसके बाद से हम क्या करते हैं? रेयॉन का फाइबर एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। रेयॉन बहुत तरीके का हमें बहुत तरीके के रेयॉन्स मिल जाते हैं, बहुत सारे टाइप्स के रेयॉन्स मिल जाते हैं मार्केट में। जैसे कि विस्कोस रेयॉन होता है, क्यूप्रा अमोनियम रेयॉन होता है, या फिर हाई वेट मॉड्यूलस रेयॉन होता है। इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही आरामदायक होता है पहनने में, और कॉटन की तरह से एब्जॉर्बेंट होता है। तो इसको हम क्लोथिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं क्योंकि इसके पास सिल्क की ही चमक होती है, लेकिन सिल्क के कंपैरिजन में क्या होता है? काफ़ी सस्ता होता है। तो फैशनेबल गारमेंट्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, चादर बनाने के लिए, पर्दे बनाने के लिए, कारपेट्स बनाने के लिए यूज़ होता है इसका। और साथ ही साथ क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग होता है तो इस वजह से इसको टायर कॉर्ड बनाने के लिए, यानी कि टायर को स्ट्रेंथ देने वाले जो एक कुछ फाइबर्स होते हैं जो टायर को स्ट्रेंथ देते हैं, उसको उसकी जो हार्डनेस होती है वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो बनाने के लिए भी रेयॉन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला पॉइंट आता है नाइलॉन। तो नाइलॉन जो है वो 1930s में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको बनाने का जो प्रोसेस है, दो तरीके के पॉलीमर्स को मिला करके बनाया जाता है, और इसके बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसको डिटेल में आप अपनी अगली क्लासेस में समझेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं नाइलॉन के, जैसे कि नाइलॉन 6 है, नाइलॉन 510 है, या फिर नाइलॉन 6,6। नायलॉन बहुत ही स्ट्रांग और इलास्टिक मटेरियल होता है, तो इसका इस्तेमाल स्टॉकिंग बनाने के लिए, कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स, पैराशूट्स या फिर सॉक्स बनाने के लिए भी किया जाता है। ये हल्का होता है और बहुत ही आसानी से धुल जाता है, तो इसका इस्तेमाल फैशनेबल गारमेंट्स बनाने के लिए भी किया जाता है। ये बहुत ही कम पानी को एब्जॉर्ब करता है और बहुत ही जल्दी सूख जाता है, इसलिए स्विम वेयर भी बनाया जाता है इससे। टायर कॉर्ड्स में भी इस्तेमाल होता है। नायलॉन की जो रस्सी है बहुत ही पॉपुलर है माउंटेनियरिंग में, यानी कि जब जो लोग पहाड़ की चढ़ाई करते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। अगला चीज जो हमने पढ़ा वो है पॉलिस्टर, यानी कि ये एक ऐसा फाइबर है जिसकी कुछ क्वालिटीज जो हैं वो लगभग लगभग नायलॉन के ही जैसी हैं। ये स्ट्रांग होता है, हल्का होता है, इलास्टिक होता है, और नायलॉन से भी कम पानी एब्जॉर्ब करता है। साथ ही साथ ये क्या है? क्रीज रेजिस्टेंट, यानी कि इस कपड़े में क्रीज नहीं लगती है। पॉलिस्टर में हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, पीईटी, यानी कि पॉली एथिलीन टर्थलेट। ये बहुत ही पॉपुलर पॉलिस्टर है और जिसका इस्तेमाल हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में करते हैं, जैसे कि बॉटल्स हो गई, कई सारे बर्तन भी इससे बनते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एक्रिलिक। तो ठंडियों में जो हम ऊन का सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं, वुल सब्स्टिट्यूट, उसको एक्रिलिक कहते हैं। यानी कि कई कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो कपड़ा है ये वुल है, लेकिन वो कई बार प्योर वुल नहीं होता है, वो एक्रिलिक से बनता है। एक्रिलिक बहुत ही हल्का होता है, सॉफ्ट होता है, और ये एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो वुल की तरह यानी कि ऊन की तरह ही गर्मी देता है। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि संश्लेषित रेशों का गुण। तो जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि सबसे पहली बात, ये स्ट्रांग होते हैं, ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, टफ होते हैं उससे कंपैरिजन में, और काफ़ी टाइम तक चलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। अगली चीज़, ये कलर फास्ट होते हैं, यानी कि बहुत ही जल्दी आप इनको कलर कर सकते हैं, और जब आप इनको धुलेंगे तो ये रंग नहीं छोड़ेंगे, दे विल नॉट लीव द कलर। अगला, बहुत ही आराम से धुल जाते हैं, कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं और जल्दी ही सूख भी जाते हैं। फिर
ये क्रीज रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि इन कपड़ों में क्रीज नहीं लगती है, मुड़ते नहीं उस तरीके से। एंड डू नॉट रिंकल, इन कपड़ों पे क्रीज के निशान नहीं पड़ते हैं। साथ ही साथ जब हम इनको धुलते हैं तो ये श्रिंक नहीं करते हैं, सिकुड़ते नहीं हैं। और इन पे इंसेक्ट्स का अटैक भी ज़्यादा नहीं होता, यानी कि ये जो है वो इंसेक्ट के अटैक्स के रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो इस पे ज़्यादा अटैक नहीं करते हैं। हालांकि ये बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं, कंपैरिजन करें अगर हम नेचुरल फाइबर से, तो ये उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये पानी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं समर सीजन में। तो ये जो स्वेट होता है यानी कि पसीना, वो भी नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं। कई सारे ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनमें बहुत ही जल्दी आग जो है वो लग जाती है। मतलब अगर कॉटन का कपड़ा पहने तो कम चांसेस हैं, लेकिन अगर सिंथेटिक फाइबर है तो ये बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, और इसलिए इनको किचन में पहन के इनको किचन में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी क्या करते हैं, फायर कैच कर लेते हैं। अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ब्लेंडेड फाइबर, यानी कि मिश्रित फाइबर। अभी तक हमने सिंथेटिक फाइबर्स के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ये सारा कुछ देख लिया है। तो जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं अगर उनकी बात करें तो वो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं पहनने में। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर को, एयर को वो अपने थ्रू पास होने देते हैं, वाटर एब्जॉर्बेंट होते हैं काफ़ी अच्छे, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, और जब उन्हें धुला जाता है तो वो सिकुड़ सकते हैं, दे कैन श्रिंक। साथ ही साथ उन पे इंसेक्ट्स का अटैक्स ज़्यादा होता है। इस तरीके से जो नेचुरल फाइबर्स हैं और जो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं, दोनों के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं, अपने डीमेरिट्स हैं और मेरिट्स हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम दो या दो से अधिक फाइबर्स को, मतलब कई बार नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स को मिक्स कर देते हैं, ब्लेंड कर देते हैं आपस में, ताकि हमें दोनों का ही एडवांटेज मिल सके। इस तरीके से जो हमें फैब्रिक मिलता है, यानी कि दो या दो से अधिक फाइबर्स को कंबाइन करके जो फैब्रिक हमें मिलता है, हम उससे ब्लेंडेड फाइबर या फिर मिश्रित फाइबर कहते हैं। क्या होता है मिश्रित फाइबर? दो या दो से अधिक रेशों को मिला करके जो नया फाइबर हमें मिलता है उसे हम ब्लेंडेड फाइबर या मिश्रित फाइबर कहते हैं। इन जनरल एक सिंथेटिक फाइबर को एक नेचुरल फाइबर के साथ ब्लेंड किया जाता है, यानी कि एक प्राकृतिक रेशे को एक मानव निर्मित रेशे के साथ मिलाया जाता है। लेकिन कई बार हम दो एक ही तरीके के फाइबर्स, जैसे कि दो नेचुरल फाइबर्स को ही मिक्स कर सकते हैं, या फिर दो मैनमेड फाइबर्स यानी सिंथेटिक फाइबर्स को मिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉलीकॉट एक ऐसा ब्लेंडेड फैब्रिक है जो कि पॉलिस्टर और कॉटन को मिक्स करके बनाया जाता है। फिर एक और एग्जाम्पल है पॉलीवुल, जो कि पॉलिस्टर और ऊन से मिला करके बनाया जाता है। फिर एक और एग्जाम्पल है कॉट्स वूल। इनके नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि किस किस चीज को मिला के बनाया गया है। कॉट्स वूल जो है वो कॉटन और वूल को मिला करके बनाया जाता है। अब हम एक कंपैरिजन टेबल पढ़ेंगे। इस टेबल में हमने 4 अलग अलग तरीके के फाइबर्स लिए हैं, और हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी जो इसमें ज़्यादा है, किस में कम है। तो सबसे पहले हम कॉटन की बात करें तो कॉटन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, यानी कि कॉटन इज़ हाईली कंफर्टेबल। टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बहुत कम होती है, यानी कि अगर हम कॉटन के कपड़े पर ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, इसको खींचेंगे तो ये फट जाएगा, वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। श्रिंकेज बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि धुलने के बाद कपड़ा बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है। क्रीज रिटेंशन बहुत कम होती है, यानी कि कपड़े में क्रीज पड़ जाती है। इसे प्रॉपर तरीके से सही से पहनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बहुत टाइम्स आयरन करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है। फिर इंसेक्ट अटैक बहुत हाई होता है। इसी तरीके से वुल जो है वो भी कंफर्टेबल होता है, लेकिन इसके टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी कम होती है। श्रिंकेज बहुत ज़्यादा होता है, क्रीज रिटेंशन ठीक ठाक होता है, और इंसेक्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, नायलॉन। कंफर्ट कम होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, श्रिंकेज कम होता है, क्रीज रिटेंशन गुड, एंड इंसेक्ट अटैक बहुत ही लो। और लास्ट में है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का कंफर्ट बहुत ही कम होता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, श्रिंकेज बहुत ही कम होता है,
क्रीज रिटेंशन में बहुत अच्छा, यानी कि बहुत अच्छा, इसमें क्रीज बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, एकदम सॉफ्ट एंड प्रॉपर रहता है। और लास्ट है इंसेक्ट अटैक। तो इस पे इंसेक्ट अटैक भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो इस तरीके से हमने 4 फाइबर्स के बारे में पढ़ा, कॉटन, वुल, नायलॉन और पॉलिस्टर, और किस तरीके से ये इनकी प्रॉपर्टीज वैरी करती हैं। आज के लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा, और अगले टर्न पे फिर हम प्लास्टिक स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का जो नेक्स्ट सेक्शन है प्लास्टिक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लास्टिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।